गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डीप टेक मिशन। टॉपिक आपके गवर्नेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कंसर्न्स रेज किए हैं गवर्नमेंट के प्लान से रिलेटेड, जिसमें कि 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाने हैं 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर डीप टेक सेक्टर्स को। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि ऑफ कोर्स इस सेक्टर का पोटेंशियल तो ज़्यादा है, लेकिन कमेटी ने वार्निंग दी है कि इसकी वजह से फंड मिस एलोकेशन हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं और लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो डीप टेक क्या होता है? डीप टेक एडवांस्ड और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज पर जो है वो रिलाई करती हैं। ऑफन इनमें लॉन्ग टर्म रिसर्च और डेवलपमेंट चाहिए होती है, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लेकर आ सकती है अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ जैसे हेल्थ केयर, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसमें एग्जांपल्स देखें तो एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस मटेरियल्स, एरोस्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी टेक्नोलॉजीज़, ये सब आपके डीप टेक में आ जाती हैं। तो ऑफ कोर्स इसके लिए डीप साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत है, और सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को, हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को। और अर्ली स्टेजेस में इस ये अनसर्टेन रहती हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का इसमें जो है वो बैलेंस रहता है। तो मल्टीपल फील्ड्स को ये कंबाइन करती है, जैसे एआई, बायोटेक, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम देखें तो 3600 डीप टेक स्टार्टअप्स ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। 480 तो सिर्फ 2023 में ही लॉन्च किए गए थे। और इंडिया का रैंक थर्ड नंबर पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम में ग्लोबली, और डीप टेक स्टार्टअप में इंडिया 6th पोजीशन पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इस सेक्टर को ड्राइव कर रही हैं ग्रोथ। ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, फिर 1 लाख करोड़ का कॉर्पस है, इंटरिम बजट में अनाउंस किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस सेक्टर, नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन, और बाकी के भी कुछ इनोवेटिव मिशन हैं। तो यूनियन बजट ने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए हम एलोकेट करेंगे प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेटिव एक हम इनिशिएटिव शुरू करेंगे। और डीप टेक फंड ऑफ फंड्स भी जो है वो अनाउंस किए गए हैं। और कुछ और भी की इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंडिया का एआई मिशन जो है उसकी भी फंडिंग को एनहांस किया गया है। तो पार्लियामेंट्री पैनल का ये कहना है कि जो है इससे फंड मैनेजर्स जो हैं वो इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स को जो है ही मतलब सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट ऑफ, अगर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का ही हम देखें एग्जांपल, तो उसमें हमें देखने को मिला है कि वो अपना बजट कभी भी सही से यूटिलाइज ही नहीं कर पाता है। एडिशनल एलोकेशन भी की गई, लेकिन 62% जो एलोकेशन है वो सिर्फ सैलरीज और पेंशन में जा रही है, सिर्फ 31% ही जो रिसर्च के लिए बचता है। तो कमेटी ने यह भी कहा कि आप सिर्फ अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ही हाल देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, और इन दोनों को ही रिवाइव करना पहले तो इम्पॉर्टेंट है। रिवाइवल पैकेजेस इन्हें दो ताकि ये पीएसयूज़ को सपोर्ट किया जा सके, और ये फिर आगे वैक्सीन एक्सपोर्ट्स में जो है वो हमारे को डिलीवर करके दिखाएं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्रीबीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा ने अभी डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो पास किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ्रीबीज का क्या रोल है। अभी आपको ये समझ आएगा कि स्टेट्स किस लेवल पर आ चुकी हैं कि स्टेट्स जो हैं डिज़ास्टर रिलीफ फंड्स का जो पैसा मिलता है उन्हें, उसको भी वो उस पैसे को भी यूटिलाइज़ करके फ्रीबीज अनाउंस कर रही हैं। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा इस बारे में बोला है। कहा है कि रियलिस्टिक प्रपोजल्स भेजने चाहिए स्टेट्स को, सेंटर को, स्टेट्स द्वारा सेंटर को, क्योंकि अनरियलिस्टिक प्रपोजल्स भेजे जा रहे हैं। 5,000 करोड़ की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर 50,000 करोड़ की डिमांड की जा रही है, ताकि जो 45,000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा बचे उसको फ्री मीज में जो है वो स्टेट्स लगा दें। ठीक है, कुछ एमपीज़ ने कहा कि ऑफ कोर्स इसमें मैन मेड डिजास्टर्स को भी इंक्लूड किया जाए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर या फिर स्टैम्पेड। रिसेंट ईयर में इतनी ज़्यादा फ्रीबीज जो हैं वो बढ़ चुकी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा कि वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ भी स्कीम्स अनरियलिस्टिक जो है वो फाइनेंशियल स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं। तो पब्लिक फंड्स जो हैं एसेंशियल सर्विसेज में जो जाने चाहिए, अदरवाइज हेल्थ, एजुकेशन और डिज़ास्टर रिलीफ में, वो जो है डाइवर्ट होकर जो है वो इन फ्रीबीज में जा रहे हैं। और स्टेट्स जो हैं वो डिज़ास्टर फंड्स को भी जो है वो पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग में इस्तेमाल कर रही है। तो अब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 है, ये क्लैरिटी लेकर आएगा कि फ़ंड्स का यूज़ जो है वो सिर्फ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लिए ही किया जा सकता है और कहाँ पर किया जा सकता है। तो उन्होंने जो है
कहा कि जो फंड्स हैं उनका यूज़ सिर्फ फाइनेंस कमीशन के गाइडलाइंस के हिसाब से ही किया जा सकता है, सिर्फ जेन्युइन डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में ही। तो इन्फ्लेटेड फंड रिक्वेस्ट जो है वो भेजने के लिए उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया है कई स्टेट्स को। उन्होंने कहा है कि स्टेट्स जो हैं इन फंड्स का इस्तेमाल करके अपनी फ्रीबीज़ को जो है वो फाइनेंस करने में यूज़ नहीं कर सकती। तो ये न्यू लॉ जो है वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा कि कैसे जो है डिज़ास्टर रिलीफ फंड्स का यूज़ किया जाता है, और मिस यूज़ ऑफ पब्लिक मनी को रोकने का जो है वो एक तरह से ट्राई करेगा। ठीक है, जेन्युइन रिलीफ एफर्ट्स को हैम्पर ना होने के लिए जो है ये फाइनेंशियल मिस यूज़ को रोकना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली जो है वो 28th लेजिस्लेचर बना है इंडिया का, जिसमें नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये डिजिटाइज करने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के असेंबलीज़ को एक डिवाइस न्यूट्रल मेंबर सेंट्रिक एप्लीकेशन बनाई जाती है, जो कि सारे पार्लियामेंटेरियंस को जो है एक्सेस देती है आपके बिज़नेस इन्फॉर्मेशन का उनके फ़ोन्स और टैबलेट्स पर। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज कर पाते हैं ऑपरेशंस को एक इंक्लूसिव डिजिटल डिपार्टमेंट के थ्रू, और इवन जो चेयर ऑफ़ द हाउस है वो प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर पाते हैं स्मूथली। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? मेघराज नेशनल क्लाउड। तो इसमें कौन कौन जो है ये एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं? मेंबर्स जो हैं हाउस के, ऑफ कोर्स मिनिस्टर्स, असेंबली या हाउस सेक्रेटरीट स्टाफ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टाफ, रिपोर्टर्स, मीडिया और इवन सिटीजन्स भी। ठीक है, तो कई तरह की इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CGRFA। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्टीज़ जो हैं कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की, वो रिसेंटली रोम में मीटिंग कर रही है, 20th मीटिंग। तो इसको इनिशियली CGRFA क्या है? कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसको इनिशियली एस्टैब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1983 में, एड्रेस करने के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के जो है इशू को। तो ये प्राइमरी परमानेंट इंटरनेशनल फोरम बन गया है गवर्नमेंट्स के लिए कि वो जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को डिस्कस कर सके। तो ओवर टाइम मैंडेट जो है इस कमीशन का वो एक्सपैंड भी हुआ है, और अब ये सभी तरह के सेक्टर्स जो हैं जो कि आपके जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर से डील करते हैं उनको ये डील करता है। तो कमीशन जो है वो नंबर ऑफ़ क्रॉस कटिंग टॉपिक्स पर भी जो है को भी कंसीडर करता है, जैसे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और ह्यूमन हेल्थ। 179 कंट्रीज़ इसके भी मेंबर्स हैं। ऑफ कोर्स इंडिया भी मेंबर है इस कमीशन का। और कमीशन ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो है, जो 1997 में बना था, उसने भी जो है फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज 2007 में बनाई, और उसी की वजह से जो है ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज 2007 में बना। तो कुछ और इसके कमीशन के लैंडमार्क अचीवमेंट्स क्या हैं? सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स जो कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में लिए जाते थे। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में एक इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ लॉन्च की गई थी। एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट स्कीम का और गोल्ड मेटल लोन स्कीम का एक इम्प्रूव्ड वर्जन था ये। तो इसमें क्या है कि सभी इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और इवन गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो है अपना आइडल गोल्ड जो है वो सबमिट करा सकती थी बैंक्स में, और इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी। डिपॉजिटर्स जो हैं रिडीम करते थे गोल्ड डिपॉजिट को कैश में, गोल्ड बार में या कॉइन्स में अपॉन मैच्योरिटी। अब ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ज्वेलरी में जो है सबमिट करा है तो उन्हें ज्वेलरी में ही वापस मिलेगा, उनको किसी और फॉर्म में गोल्ड वापस मिलता था। तो आइडल गोल्ड जो पड़ा होता था लोगों के पास, उसको एक तरह से मोबिलाइज़ किया जाता था इस स्कीम के अंदर, और गोल्ड को जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जा सके और गोल्ड इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जा सके, वो इसका मिशन था। तो शॉर्ट टर्म गोल्ड जो है डिपॉजिट्स थे वो बैंक्स यूज़ करते थे अपनी डोमेस्टिक नीड्स और लैंडिंग के लिए। मीडियम टर्म गोल्ड डिपॉजिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट और आरबीआई यूज़ करती थी गोल्ड रिजर्व्स के लिए। लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट्स जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी और रिजर्व्स के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ऐसे ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है उसको भी डिसकंटिन्यू किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पार्कर सोलर प्रोब। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्कर सोलर प्रोब ने एक अनदर अटैम्प्ट किया है विद इन 6 मिलियन किलोमीटर ऑफ सन, ये आ चुका है। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है ये एक स्टार से अगर हम देखें तो सन को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, और ये 6 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम इट सरफेस आ चुका है।
प्रोब को 2018 में लॉन्च किया गया था। ये आज तक का सबसे क्लोजेस्ट मिशन है या स्पेसक्राफ्ट है जो सन के इतनी पास आया है, और 24 क्लोज अप्रोचेज ये जो है सन के पास कर चुका है सोलर एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए। तो ये स्टडी कर रहा है सन का कोरोना, सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड को, वीनस की जो है ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए स्पिरल होता है क्लोजर टू द सन, 7 टाइम्स क्लोजर देन एनी प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट ये सन के आ चुका है। ओके, तो इसमें हीट शील्ड है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे फील्ड नाम का जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है कोरोना के, उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है। फिर इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन, जो एनर्जेटिक सोलर पार्टिकल्स जो सोलर स्टॉर्म्स के उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फैराडे कप जो कि सोलर विंड आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को जो है मेजर कर रहा है। फिर इस जो है सोलर पार्कर सोलर प्रोब की जो ड्यूरेशन है मिशन की, वो है कि 24 ऑर्बिट्स ये करेगा अराउंड द सन, और 2030 में ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अगर हम साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज देखें, प्रोब ने देखा कि सडन रिवर्सल्स होते हैं सोलर विंड के मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से हमें सोलर विंड कैसे एक्सेलरेट होती है हमें समझ आता है। प्रोब ने देखा डस्ट फ्री पॉकेट्स नियर द सन ऑल्सो, ठीक है। प्रोब जो है वो सन के कोरोना में एंटर किया, जो कि क्रॉस किया इसने एल्वन सरफेस को, जो बेसिकली एक बाउंड्री है बियॉन्ड विच सोलर विंड जो है वो स्पेस में एस्केप हो जाती है। अगर हम आदित्य L1 इसरो मिशन से इसको कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज जा रहा है सन के, 6.1 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम सन, जबकि जो आदित्य मिशन है हमारा वो तो अर्थ से ही सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर पर है। और मेन ऑब्जेक्टिव पार्कर सोलर प्रोब का है कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करना, और आदित्य L1 मिशन का मोटिव है सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस और मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को स्टडी करना। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Deep Tech Mission. This topic is important for your science and tech section and your governance section. So a parliamentary standing committee has raised concerns over the government's plan to allocate 20,000 crore rupees as a 50-year interest-free loan for deep tech sectors. So the committee is saying that there is a possibility of fund misallocation, national security risks, and a low return on investment also. So what is deep tech? Deep tech refers to the advanced and disruptive technologies which rely on significant scientific and engineering breakthroughs. These innovations also often require long-term research and development, and they have the potential to create transformative changes across industries like healthcare, defense, artificial intelligence, and biotechnology. So, what are the examples of deep tech? AI, machine learning, quantum computing, biotechnology and genetic engineering, semiconductors and advanced materials, aerospace and defense technologies, renewable energy and battery technologies. So these are certain examples. So this deep tech sector requires deep scientific knowledge. It is also capable of significantly transforming our existing industries, but there is high risk, high reward segment here. There is high risk in early stages, but it can yield substantial economic and strategic benefits if it is successful. So it also combines multiple fields like AI, biotech, and quantum physics. In India, we have about 3,600 deep tech startups with 480 launched in 2023 only. So India ranks as the third largest startup ecosystem globally, with its deep tech sector stands at the sixth position. So how India is supporting the deep tech sector? Draft National Deep Tech Startup Policy has been launched by the government. 1 lakh crore corpus has been announced. 1,000 crore venture capital fund for the space sector, National Quantum Mission, India AI Mission, and some other initiatives have also been announced. So, in the recent budget, 20,000 crore rupees have been allocated to implement the private sector driven research, development, and innovation initiative. Deep Tech Fund of Funds have also been announced. India AI mission funding has also been enhanced, but Parliamentary Standing Committee is raising concerns over this 20,000 crore rupee interest-free loan. Okay, it is saying that the Deep Tech Fund of Funds managers will be able to select impactful projects. It has raised questions about this assumption. The committee also noted that Department of Scientific and Industrial Research has not fully utilized its own budget, despite the fact that it was given an additional allocation. But 62% of the budget was spent only on salaries and pensions, and only 31% was spent for research. The committee has also expressed concerns over the two PSUs of Department of Biotechnology, which are performing poorly. So there is a need to secure revival packages to enable these PSUs to support vaccine exports and enhance self-reliance in vaccine production. Okay.
So the next topic is freebies in Indian politics. This topic is important for our governance section. So Rajya Sabha has passed the Disaster Management Bill 2024 by a voice vote. So Home Minister Amit Shah said that freebies distributed by states cannot be covered using the disaster relief funds, and he has also urged states to send the realistic proposals which comply with these norms. We all know that in the recent years, practice of offering freebies has become a common trend in Indian politics. Political parties often announce such schemes even before elections so as to attract voters. Critics argue that freebies divert public funds from essential services like health, education, and disaster relief. So, this disaster management bill seeks to prevent states from using disaster management funds to compensate for populist spending. So this bill is bringing clarity to the use of funds under the state SDRF and NDRF, and Home Minister has also made clear that these funds must be used according to Finance Commission guidelines, basically for genuine disaster relief only. He also strongly criticized states which stand inflated fund request. For example, certain states were demanding 50,000 crore when the guidelines only allowed for 5,000 crore rupees. He stressed that states cannot use these funds to compensate for freebies already given by them. So this new law aims to bring accountability and transparency in how disaster relief funds are used, and the aim is to stop the misuse of public money meant for emergencies. So the challenge going forward will be ensuring that genuine relief efforts are not hampered, while still putting an end to the financial misuse, which is disguised as disaster aid by state governments. So the next topic is National E-Vidhan application. This topic is important for your governance section. So Delhi has become the 28th legislature to join the National E-Vidhan application, which is an online platform designed to digitize the legislative process of all state and union territory assemblies. So it's a device-neutral, member-centric application created to equip them to handle diverse house business smartly by putting entire information regarding certain details online. This app allows all parliamentary members to access the all house business information on their phones and tablets. It also assists the chair to conduct the proceedings smoothly. It is this entire application is being hosted by the Meghraj National Cloud. So, which stakeholders can use this application? The members of the House, of course, ministers, secretarial staff, government department staff, reporters or media, and even citizens at large. So the next topic is CGRFA. This topic is important for your international relations and social issues. So parties to the Commission on Genetic Resources for Food Agriculture have recently gathered in Rome for the 20th meeting. So this CGRFA was established by the Food and Agriculture Organization in 1983 to address the plant genetic resources. It became the primary permanent international forum for governments to discuss, negotiate, and decide on matters specifically relevant to genetic resources for food and agriculture. Over time, the mandate of the Commission expanded, and now it deals with all sectors of GRFA. So, Commission also considers number of cross-cutting topics, including food security, nutrition, and human health. And it has 179 countries as its members. India is also a member. It also discusses about the animal genetic resources, but the landmark achievement we can say that of this CGRFA is the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, which was adopted in 2001. So the next topic is gold monetization scheme. This topic is important for your economy section. Government of India has discontinued the medium term and long term government deposits under the gold monetization scheme, which was launched in 2015 as an improved version of the existing gold deposit scheme and gold metal loan scheme. So it allows individuals, institutions, and even government entities to deposit idle gold in banks and earn interest instead of storing it in lockers. Depositors can then redeem the gold deposit in cash, gold bars, or coins upon maturity, but of course, they do not get it in the same form. The idea is to mobilize idle gold, which is held by households and institutions, and to bring the gold into formal economy and reduce gold imports. So the short-term gold deposits are used by banks for their domestic needs and lending. Redemption can be in gold or cash. Medium-term gold deposits are utilized by government and RBI for gold reserves. Redemption is only in cash. Long-term gold deposits are used for monetary policy and reserves, and of course, redemption only in cash is there for this also. Even the sovereign gold bond scheme has been discontinued.
So the next topic is Parker Solar Probe. This topic is important for your science and tech section. So recently, the Parker Solar Probe made another attempt to get within 6 billion kilometers of the sun, which is considered a very small distance to be from the star. So it approached the sun very closely, and this probe was launched in 2018, and it has set the record for being the closest spacecraft to the sun, and it will continue making 24 close approaches to study solar activity. So this Parker Solar Probe was launched in 2018 to study the sun's corona, solar wind, and magnetic field and to understand space weather and its effect on Earth. It moves in a highly elliptical orbit, and it uses Venus gravity to spiral gradually closer to the sun. It is the only aircraft which has come so close to sun, and it has come about 7 times closer than any previous spacecraft. Okay, so it has a heat shield which is about 4.5-inch thick carbon composite shield capable of withstanding temperatures of 1377 degrees Celsius. So it also has scientific instruments meant for measuring the electric and magnetic fields, energetic solar particles responsible for solar storms, and so on. It also has instruments which measure the solar wind ions and electrons in extreme heat. So it is designed to complete 24 orbits into the sun, and its mission has been extended to into 2030s. So what are the certain scientific breakthroughs that this Parker Solar Probe has been able to made recently? So this probe found sudden reversals in the solar wind's magnetic field, which might help explain how the solar wind accelerates. It, contrary to earlier beliefs, the probe also found dust-free pockets near the sun, altering our understanding of the solar system dust distribution. It also entered into the sun's corona, and it crossed the Alvan surface, which is a boundary beyond which the solar winds escape into space. If we compare it with our Aditya L1, so this is this mission, so Parker Solar Probe, is very close to the sun, about 6.1 million kilometer from the sun, whereas Aditya L1 is placed 1.5 kilometer from Earth only. Okay, so the main objective of Parker Solar Probe is to study coronal heating, solar wind, and magnetic fields, whereas Aditya L1 mission study solar flares, coronal mass ejections, and magnetic storms. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.